हेलो एवरीवन, टाइमेक्स ग्रुप इंडिया के क्वार्टर वन के रिजल्ट आ गए हैं। तो आज इस कंपनी के क्वार्टर वन के रिजल्ट का हम लोग डिटेल में डिस्कशन करने वाले हैं। साथ में इस कंपनी का हम यहाँ पे एक रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करेंगे ताकि सभी इन्वेस्टर्स को हेल्प मिल सके एक अच्छे से इन्फॉर्म्ड डिसीजन मेकिंग करने में। तो इस डिस्कशन में आगे बढ़ने से पहले एक बार ये जान लेते हैं कि कंपनी की मैनेजमेंट की तरफ से FY 27 के लिए अपने बिजनेस को किस तरह से ग्रोथ करने का गाइडेंस था। तो फर्स्टली बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था लगभग 25 से 30% से रेवेन्यू को ग्रो कराने का। एंड साथ में यदि बात करें इबिटा मार्जिन के पर्सपेक्टिव से, तो मैनेजमेंट का गाइडेंस था कि हमारा इबिटा मार्जिन लगभग 15 से 16% के आसपास में रहेंगे। ये हमने गाइडेंस की बात करी है। अब एक बार देखते हैं एक्चुअल में डिलीवरी किस तरह से हुई है। तो एक्चुअल में जो डिलीवरी हुई उसको एक बार कंपेयर करने की कोशिश करेंगे। तो कंपनी की तरफ से एक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन आई है, उसको मैं यहाँ पे एक बार स्क्रीन पे प्रेजेंट कर रहा हूँ ताकि हम कंपैरेटिव एनालिसिस करने की कोशिश कर पाए। तो आई थिंक स्क्रीन आपको यहाँ पे दिखाई पड़ रही होगी। बात कर लेते हैं रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। तो लास्ट ईयर इनका रेवेन्यू था, उसके अंदर यहाँ पे लगभग 30% की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। एंड लास्ट ईयर के इबिटा मार्जिन लगभग 13% के आसपास में थे क्वार्टर वन में। इस साल इबिटा मार्जिन है लगभग 16.30% के आसपास में। एंड इबिटा के अंदर यहाँ पे लगभग 63% के आसपास में यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। एंड यदि बात करूं प्रॉफिटेबिलिटी के पर्सपेक्टिव से, तो इनका प्रॉफिट यहाँ पे वाई ऑन वाई लगभग 70% के आसपास में ग्रोथ हुआ दिखाई पड़ रहा है। क्वार्टर फोर का प्रॉफिट लगभग 25 करोड़ रुपए का, मतलब क्वार्टर वन FY 27 का प्रॉफिट लगभग 25 करोड़ रुपए का, और लास्ट क्वार्टर वन के अंदर प्रॉफिट था लगभग 15 करोड़ रुपए के आसपास में। बट यहाँ पे मेरे को एक चीज अच्छी नहीं लगी, इनका जो एडवर्टाइजमेंट और लाइक सेल्स प्रमोशन जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे लगभग 50% से ग्रोथ किया है। लास्ट ईयर क्वार्टर में लगभग 12 करोड़ रुपीज, 12.5 करोड़ रुपीज के आसपास का था। इस साल लगभग 18.5 करोड़ रुपीज के आसपास का ये रिपोर्ट हुआ है। मतलब सेल्स के अंदर ग्रोथ आपकी 30% की है, जबकि आपका जो एडवर्टाइजमेंट का जो एक्सपेंस है यहाँ पे लगभग 50% से ग्रोथ हुआ यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है। अब एक बार देखते हैं इस लाइक इन्वेस्टर प्रेजेंटेशन की कुछ इंपॉर्टेंट स्लाइड्स हैं, उनको भी एक बार गो थ्रू करने की कोशिश यहाँ पे कर लेते हैं। तो आपको याद होगा हमने लाइक पुराने वीडियोस के अंदर भी डिस्कस किया था कि टाइमेक्स इंडिया यहाँ पे एस्टन मार्टिन से अपना लाइक कोलैबोरेशन कर रहा है और लाइक वहां पे अपनी कुछ वॉचेज लॉन्च करने का प्लान कर रहा है। तो वाला यहाँ पे एग्जीक्यूशन है, यहाँ पे इन लोगों ने दिखाने की कोशिश करी है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो काफी सारे लाइक जो सेलिब्रिटीज हैं आए हैं, लाइक मीडिया प्रेजेंस यहाँ पे हुई है। ठीक है, वो वाला एग्जीक्यूशन लोगों ने स्टार्ट कर दिया है। तो इनके जो ब्रांड हुआ करते थे ना, लाइक वर्षा से गेस और खुद का टाइमेक्स, इनके साथ में वाला ब्रांड भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा फर्दर इनके लाइक सेल्स के लिए, फर्दर इनके बिजनेस ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। अब एक बार देखते हैं इनके इबिटा मार्जिन का प्रोफाइल क्या रहा है। तो जो इनका इबिटा मार्जिन का प्रोफाइल आप देख पा रहे हो, लगभग आज से 3 साल पहले लगभग 10% के आसपास में था, और अभी लगभग बढ़ के 14.5, 15, 16% के आसपास दिखाई पड़ रहा है। और यही सबसे बड़ा रीजन है कि इनकी प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हाई स्पीड से यहाँ पे जंप करी है लास्ट के 2-3 साल के अंदर। बाकी कुछ एक दो स्लाइड की ओर देखने की कोशिश करते हैं। तो आई थिंक इनका एक बार लाइक कुछ कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से अपडेट आया, एक बार वो देख लेते हैं। ऑल्दो सिमिलर काइंड ऑफ अपडेट इनका आई थिंक क्वार्टर 4 FY 26 के रिजल्ट में भी आया था। तो एक बार चलो ठीक है, कुछ इनके स्टोर्स की भाई बात कर लेते हैं। तो इनका जो MBO स्टोर है, मल्टी ब्रांड स्टोर है, जहाँ पे इनका प्रोडक्ट रखा जाता है, लगभग 5000 स्टोर्स तक इनकी रीच है। लार्ज फॉर्मेट स्टोर लाइक आपका जो रिलायंस रिटेल हो गया या फिर जो दूसरी तरह के लार्ज फॉर्मेट स्टोर हो गए, वहाँ पे इनके लगभग 370 लाइक लार्ज फॉर्मेट स्टोर में इनकी लाइक प्रेजेंस है। डिफेंस कैंटीन लगभग 775 लाइक 775 डिफेंस कैंटीन में इनकी प्रेजेंस है। खुद के 41 लाइक रिटेल स्टोर है, और लग्जरी रिटेल स्टोर इनके लगभग 183 के आसपास में है। और इनकी ऑनलाइन प्रेजेंस भी है, लाइक इनका ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, लाइक अमेजोन हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, और आपका नाइका हो गया, एजियो हो गया, मिंत्रा हो गया, इन सब पे, राइट, और टाटा क्लिक पे भी। ठीक है, अच्छी बात है। एक बार इनका कैपेसिटी के पर्सपेक्टिव से अपडेट देख लेते हैं। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था कि कंपनी के पास ने कंपनी लास्ट लगभग 4 मिलियन यूनिट्स यहाँ पे प्रोड्यूस किए थे। इनके पास कैपेसिटी है लगभग 6 मिलियन यूनिट्स की, वो भी सिंगल शिफ्ट के दौरान। इधर डबल शिफ्ट में इनकी फैक्ट्री चले तो लगभग 12 मिलियन यूनिट ये लोग यहाँ पे प्रोड्यूस कर सकते हैं। मतलब जो FY 26 का प्रोडक्शन था लगभग 4 मिलियन यूनिट्स का था, 12 मिलियन तक पहुंचने के लिए इनको ऐसे कुछ सेपरेट कैपेक्स करने की जरूरत नहीं है। इसका मतलब अपकमिंग ईयर्स के अंदर इनका रेवेन्यू ग्रोथ तो करता रहेगा, पर साथ में इनका डिप्रिसिएशन का कॉस्ट यहाँ पे ज्यादा ग्रो नहीं करेगा। तो अभी लगभग पर क्वार्टर लगभग आई थिंक 1 करोड़ रुपीज के आसपास का जो डिप्रिसिएशन कॉस्ट है ना, सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे डिप्रिसिएशन का कॉस्ट दिखाई पड़ेगा। तो डेफिनेटली इनको यू कैन से लाइक इकोनॉमी ऑफ स्केल का फायदा मिलेगा अपने। इनका जो पैट का ग्रोथ रेट होगा वो रेवेन्यू के ग्रोथ रेट से थोड़ा ज्यादा होगा। तो ये लाइक इनका हमने डिस्कस करने की कोशिश करी, साथ में इनके जो सर्विस सेंटर्स है उनके भी हमने यहाँ पे बात करने की कोशिश करी है। तो आई थिंक ये हमने इनके क्वार्टर वन के रिजल्ट को डिस्कस किया है। एंड साथ में लोगों ने अपना जो मीडिया रिलीज अपडेट दिया था उसके अंदर दो अपडेट और आए थे। जो इनका लाइक ई कॉमर्स वर्टिकल है वो 67% से ग्रोथ किया है। लास्ट क्वार्टर फोर के अंदर मैंने डिस्कस किया था, इनका ई कॉमर्स वर्टिकल अच्छा खासा ग्रोथ किया, लगभग 70% के आसपास में। और जो इनका रिटेल स्टोर्स का सेल्स ग्रोथ है लगभग 51% से ग्रोथ किया है। अच्छी बात है, लाइक हर एक सेगमेंट के अंदर इनका यू कैन से मतलब जो इनका मेजोरिटी ऑफ रेवेन्यू ड्राइव करने वाला सेगमेंट है, यू कैन से ई कॉमर्स वर्टिकल और रिटेल सेगमेंट, उसके अंदर अच्छी खासी ग्रोथ दिखाई पड़ रही है। और जो बाकी की वर्टिकल है उनके अंदर यू कैन से डबल डिजिट काइंड ऑफ यहाँ पे ग्रोथ दिखाई पड़ी है। तो ओवरऑल नंबर देखने पे ये लग रहा है कि हाँ ठीक है, लाइक नंबर तो इनका जो मैनेजमेंट का गाइडेंस था लगभग 25 से 30% के आसपास में बिजनेस को ग्रोथ करने का,
सिमिलर काइंड ऑफ यहाँ पे रेवेन्यू नंबर की ग्रोथ यहाँ पे दिखाई पड़ रही है। EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से ठीक है, क्यूएनक्यू बेसिस पे हमें EBITDA मार्जिन थोड़ा खराब दिखाई पड़ेगा बिकॉज़ क्वार्टर 4 के अंदर इनका EBITDA मार्जिन लगभग 17% के आसपास में था। क्वार्टर 1 के अंदर इनका EBITDA मार्जिन लगभग 16.3% के आसपास का आया है। बट हाँ, आपको तो पता ही है लाइक क्वार्टर 4 के कंपैरिजन में क्वार्टर 1 के अंदर सेल्स भी तो कम हुआ है ना। तो हमें क्यूएनक्यू बेसिस पे ना देख के वाईएनए बेसिस पे हमें देखना चाहिए कि इनका लाइक अपना रेवेन्यू ग्रोथ रेट किस डायरेक्शन में है, EBITDA मार्जिन यहाँ पे कितना फूल कर रहा है। तो ठीक है, एज सच EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से जो मैनेजमेंट की गाइडेंस है 15 से 16% के आसपास का सिमिलर काइंड ऑफ डिलीवर हो रहा है। मतलब जितना भी गाइडेंस था मैनेजमेंट का रेवेन्यू ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से, EBITDA मार्जिन के पर्सपेक्टिव से सारे गाइडेंसेस यहाँ पे डिलीवर होते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ, एक आप नेगेटिव निकालना चाहते हो निकाल सकते हो, यार क्यों बेसिस पे इनका EBITDA मार्जिन फॉल क्यों किया है। बट आई थिंक मेरा ऐसा मानना है कि लाइक हमें यहाँ पे वाईएनए बेसिस पे कंपेयर करने की कोशिश करनी चाहिए रादर देन यहाँ पे क्यों बेसिस पे। बिकॉज़ जैसे लाइक अभी जो क्वार्टर 3 आएगा वो फेस्टिव सीजन होगा, तो हम उसको क्वार्टर 2 से कंपेयर नहीं कर पाएंगे, उसको लास्ट ईयर के क्वार्टर 3 से ही कंपेयर करने की कोशिश करेंगे, राइट। तो आई थिंक ये बात आप समझ गए होंगे। अब एक बार इस कंपनी का थोड़ा रिस्क और वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश कर लेते हैं। तो रिस्क के पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे एक दो चीजें यहाँ पे दिखाई पड़ती है। पहली चीज तो यार ये कंपनी पब्लिक कॉन कॉल नहीं करती है। तो हर एक क्वार्टर के रिजल्ट के बाद हम लोग देखते हैं ना, एक जो बहुत सारी कंपनी है पब्लिक कॉन कॉल करती है, मतलब इसमें सारे इन्वेस्टर्स को, सब एनालिस्ट लोगों को लाइक ओपन लाइक प्लेटफॉर्म पे यहाँ पे लाइक इनवाइट किया जाता है। जो रजिस्टर करता है वो कॉन कॉल का पार्टिसिपेशन यहाँ पे पार्टिसिपेट कर सकता है उसके अंदर। बट इनका एक जो कॉन कॉल हुआ था रिसेंट में, वो प्राइवेट कॉन कॉल हुआ था क्वार्टर 4 FY26 के रिजल्ट के बाद में। तो उसका लाइक ठीक है, ऑडियो फाइल आपका यूट्यूब पे पड़ा हुआ है, वहां पे देख के लाइक एनालिसिस करके मैंने इनका गाइडेंस और लाइक जो भी गाइडेंस रेवेन्यू ग्रोथ का, EBITDA मार्जिन का, वो ड्राइव कर लिया था। बट मेरा ऐसा मानना है कि आप प्राइवेट कॉन कॉल क्यों कर रहे हो यार? आपको कॉन कॉल करनी है तो आप पब्लिक कॉन कॉल करो ना। उससे एटलीस्ट यू कैन से बाकी जो इन्वेस्टर कम्युनिटी है उसके अंदर एक बेटर कॉन्फिडेंस आएगा, बेटर यू कैन से मैसेज आएगा कि हाँ यार, आपकी मैनेजमेंट यहाँ पे लाइक ब्रॉडरली जितने भी इन्वेस्टर्स जो जो एनालिस्ट लोग हैं जिनके दिमाग में जो क्वेरी क्वेश्चंस आपके बिजनेस को लेके, उनका आंसर करने के लिए मैनेजमेंट रेडी है। तो एक एक बेटर इमेज बनती है आपकी कंपनी के पर्सपेक्टिव से। तो ऐसे मैं इसको रिस्क के पर्सपेक्टिव से नहीं बोलूंगा, मतलब ठीक है मैनेजमेंट का डिसीजन है कि लाइक वो पब्लिक कॉन कॉल करना चाहते कि नहीं चाहते, बट मेरा पॉइंट ऑफ व्यू करना चाहिए उनको। ऑल्दो प्राइवेट कॉन कॉल करोगे, उसकी ऑडियो फाइल कहने कैसे तो आ जाएगी, तो फिर लाइक ठीक है। बट पॉइंट लाइक पब्लिक कॉन कॉल करने का अलग ही एक पॉइंट ऑफ आता है किसी कंपनी के पर्सपेक्टिव से, उसका यू कैन से बेटर वे में उसको देखा जाता है बाद में। सेकंड, मेरे को सबसे मेजर रिस्क यहाँ पे दिखाई देता है ना, वो इनका EBITDA मार्जिन का रिस्क दिखाई पड़ता है। यदि इनके EBITDA मार्जिन ड्रॉप कर जाते हैं किसी साल के अंदर, तो इनके रेवेन्यू ग्रोथ होने के बावजूद भी पैट की ग्रोथ रेट यहाँ पे डिलीवर नहीं होगी, और फिर इनका जो वैल्यूएशन है बहुत एक्सपेंसिव दिखाई पड़ने लग जाएगा, फिर मार्केट इनको पनिश भी कर सकता है। तो ये चीज हमें हमें हर एक क्वार्टर के अंदर ट्रैक करनी है कि इस कंपनी का जो EBITDA मार्जिन है ना, उसके अंदर कभी ड्रास्टिकली फॉल नहीं आना चाहिए। कभी ड्रास्टिकली फॉल आया किसी कारणवश, उसके बाद में मार्केट उसको बुरी तरह से पनिशमेंट दे सकता है। तो वो चीज आपको हमेशा ध्यान में रखनी है, और इस चीज को ट्रैक भी करना है हर एक क्वार्टर के अंदर कि इनका जो EBITDA मार्जिन है, जो मैनेजमेंट का गाइडेड रेंज है 15-16% के आसपास का, उसके अंदर फॉल कर रहा है कि नहीं कर रहा है। हाँ, प्लस माइनस 15, 20, 30, 50 बेसिस पॉइंट का ऊपर नीचे हो गया, दैट इज डिफरेंट थिंग। बट यदि आपके EBITDA मार्जिन ड्रास्टिकली फॉल कर जाते हैं, 10-12% पे आ जाते हैं, तो बड़ी दिक्कत क्रिएट कर सकता है प्रॉफिट ग्रोथ के पर्सपेक्टिव से। फिर आपको वैल्यूएशन अच्छे नहीं मिलेंगे बाद में। अब इस कंपनी का एक वैल्यूएशन एनालिसिस करने की कोशिश करते हैं। तो आप देखो इस कंपनी का FY26 का रेवेन्यू कितना था, लगभग 700 करोड़ रुपए के आसपास में। मैनेजमेंट का गाइडेंस लगभग 30% से अपना रेवेन्यू को ग्रो कराने के आसपास का, मतलब 25 से 30% की रेंज है। क्वार्टर 1 की ग्रोथ डिलीवर करी लगभग 30% के आसपास में। नॉर्मली मैं यहाँ पे 30% का बिजनेस ग्रोथ का यदि यहाँ पे लाइक कैलकुलेशन लेके लाइक चीजों को ड्राइव करने की कोशिश करूं, तो इनका एक्सपेक्टेड रेवेन्यू कितना हो सकता है? 700 करोड़ का 30% जोड़ो, लगभग 210 करोड़ रुपीस का एडिशन करूं, तो लगभग मोटा मोटी 900 करोड़ रुपीस का इनका मैं रेवेन्यू यहाँ पे कंसिडर कर लेता हूँ FY27 का एक्सपेक्टेड रेवेन्यू। EBITDA मार्जिन गाइडेंस है 15 से 16% के आसपास का, तो इनका लगभग एब्सोल्यूट EBITDA बन सकता है लगभग 135-140 करोड़ रुपए के आसपास में। एक रेंज की बात कर लेते हैं, बिकॉज ऐसा कोई फिक्स कोई चीज होती नहीं है, बट ठीक है लाइक हम लोग लास्ट स्टेज चीजों को कैलकुलेट करेंगे, तो रेंज की बेसिस पे कैलकुलेट करने की कोशिश करेंगे। इनका जो डेप्रिसिएशन का कॉस्ट है लगभग वही 3-4 करोड़ रुपए सालाना होता है। आपका जो इंटरेस्ट कॉस्ट है, ऑल्दो इन लोगों ने डेट रिडक्शन किया है आपका, यू कैन से क्वार्टर 4 के रिजल्ट के बाद में जो बैलेंस शीट है उसके अंदर, बट फिर भी इनका लाइक जो अभी डेट बचा हुआ उसके बेसिस पे इनका इंटरेस्ट बन सकता है लगभग 4-5 करोड़ रुपए का इंटरेस्ट कंपोनेंट बन सकता है। अदर इनकम कितनी बनेगी? इनके पास जो कैश पड़ा बैलेंस शीट में, इसमें कितने अदर इनकम बनेगा? मे बी यू कैन से 2-3 करोड़ रुपए का इनका अदर इनकम बन जाएगा। तो मोटा-मोटी लगभग वही 135 करोड़ रुपए के आसपास का इनका पीबीटी बन सकता है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स की बात यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, राइट? अब यदि लाइक मैं इसका प्रॉफिट पैट निकालने की कोशिश करूं, तो मेरे को 25% टैक्स साइड में करना पड़ेगा, तो इनका पैट निकल के आएगा लगभग 100 करोड़ रुपए के आसपास में। एक रेंज हो सकती है 105 करोड़ रुपए से 110 करोड़ रुपए के बीच की, 95 से 105 करोड़ रुपए के बीच की। तो लगभग आपका पैट में यहाँ पे एक नंबर लेना चाह रहा हूँ, लगभग 100 करोड़ रुपीज का फॉरवर्ड पी रेशियो के कैलकुलेशन के पर्सपेक्टिव से। तो 100 करोड़ की इनका पैट बनेगा FY27 का। करंटली मार्केट कैप कितनी है? लगभग 5600 करोड़ रुपए के आसपास में है। तो
आज की मार्केट कैप के अकॉर्डिंग यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे को मार्केट कैप के अंदर FY 27 के एक्सपेक्टेड पैट का डिवाइड करना पड़ेगा। फॉरवर्ड पी बनता है आपका 56 का। धंधे की ग्रोथ रेट कितनी है? लगभग 30% के आसपास में है। तो यदि मैं इस कंपनी का फॉरवर्ड पी रेशियो कैलकुलेट करना चाहूँ, तो उसके लिए मेरे को फॉरवर्ड पी रेशियो के अंदर बिजनेस ग्रोथ का डिवाइड करना पड़ेगा। तो आपका फॉरवर्ड पी रेशियो 56 का, धंधे ग्रोथ रेट लगभग 30% के आसपास में, तो आपका फॉरवर्ड पैक बनता है 1.9 के आसपास में। और 1.9 का फॉरवर्ड पैक मतलब यू कैन से ऑलरेडी यहाँ पे एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो चुका है। मतलब 1.9 का फॉरवर्ड पैक रेशियो मेरे को तो एक्सपेंसिव लगता है। रीजन मैं आपको बताता हूँ, बिकॉज़ मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करने की कोशिश करता हूँ ना कि यार वो कंपनीज पकड़ो, जिनका धंधा 25, 30, 35, 40% से ग्रोथ हो रहा हो और आज के टाइम पे उनका फॉरवर्ड पैक रेशियो लगभग 1 या उससे कम दिखाई पड़ रहा हो। बट जैसे ही बुल मार्केट आएगा, उस केस में वहां पे डबल इंजन की सरकार बनेगी। मतलब धंधे की ग्रोथ रेट लेट से 30-35% से होगी, तो नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर धंधा डबल हो जाएगा, तो मार्केट कैप का 2x का फैक्टर वहां से निकल के आ जाएगा। और आपका फॉरवर्ड पैक रेशियो लेट से करंटली 1 है उसके आसपास में है, उससे बढ़ के लेट से 2 के आसपास ज्यादा उससे ऊपर जाता है, तो मे बी आपका मार्केट कैप 2 का मल्टीप्लाई फैक्टर वहां से निकल के आ सकता है। मतलब ओवरऑल वहां पे मार्केट कैप कंपनी की लगभग 3 से 4 गुना होने की पॉसिबिलिटी हो सकती है नेक्स्ट 2-3 साल के अंदर, यदि बुल मार्केट आता है उस वाले केस की बात कर रहा हूँ। तो टाइमेक्स वाले केस के अंदर क्या हो रहा है, ऑलरेडी इनका एक वैल्यूएशन एक्सपेंशन हो चुका है। आप देखो 2-3 साल पहले इस कंपनी का स्टॉक लगभग वही 30-35 के पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा था। अभी लगभग 65 के पी रेशियो के आसपास ट्रेड करता है, 65 से 70 के आसपास पी रेशियो पे ट्रेड कर रहा है। मतलब वैल्यूएशन एक्सपेंशन की स्टोरी ऑलरेडी यहाँ पे अच्छी खासी प्ले आउट हो चुकी है। हाँ, यहाँ पे आपको यदि बिजनेस ग्रोथ की स्टोरी प्ले करनी है, दैट इज डिफरेंट थिंग। वो आपका खुद का थॉट प्रोसेस है, खुद का पर्सपेक्टिव है, उसके बेसिस पे आप देख सकते हो। बट हाँ, मतलब मेरे पर्सपेक्टिव से, मतलब यहाँ पे डबल इंजन की सरकार के पर्सपेक्टिव से मेरे को यहाँ पे वैल्यूएशन थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आता है। हाँ, हो सकता है कि यहाँ से ये लोग अच्छा बिजनेस ग्रोथ करे, मे बी कंपनी को यहाँ से 100 का पी रेशियो मिल जाए, 120 का पी रेशियो मिल जाए बुल मार्केट में, हमें क्या पता। बट हम थोड़ा यहाँ पे यू कैन से एक जनरल वे में बात करने की कोशिश करते हैं। यार करंटली यदि फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 1 के आसपास है, यदि हमने हमारे पोर्टफोलियो में एलोकेशन दिया है, तो मे बी जब बुल मार्केट आएगा 2-3 साल बाद में या फिर इन द नेक्स्ट 2 इयर्स के आसपास में, तो उसको फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 2 के आसपास मिल सकता है। हाँ, यदि उसका फॉरवर्ड प्राइस रेशियो 3 के आसपास चला गया, तो अच्छी बात है, सोने पे सुहागा, मार्केट कैप यू कैन से 5 से 6 गुना भी हो सकती है उस कंपनी की, राइट? बट हाँ, ओवरऑल यदि मैं बोलना चाहूँ तो मेरा डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग के थॉट प्रोसेस के अकॉर्डिंग मेरे को यहाँ पे वैल्यूएशन के अंदर थोड़ा यू कैन से वैल्यूएशन मेरे को यहाँ पे एक्सपेंसिव नजर आते हैं। 1.9 का फॉरवर्ड प्राइस रेशियो बहुत एक्सपेंसिव लगता है मेरे को अलोकेशन स्टार्ट करने के पर्सपेक्टिव से। सो आई थिंक लाइक ये एज सच मे बी दूसरे इन्वेस्टर्स का थॉट प्रोसेस थोड़ा डिफरेंट हो सकता है। काफी इन्वेस्टर ऐसे भी हैं जो लाइक 30% 35% की कंज्यूमर बिजनेस कोई है, उसको ग्रोथ को लाइक प्ले करने के लिए 80-90 का पी रेशियो भी दे देते हैं। बट वहाँ पे फिर आपको यू कैन से जो धंधे की ग्रोथ रेट है वही आपको प्ले आउट होगी। फिर आपका वैल्यूएशन एक्सपेंशन का स्टोरी वहाँ पे उतना प्ले आउट नहीं होता है। मैं यहाँ पे हम लोग यहाँ पे जो डबल इंजन ग्रोथ इन्वेस्टिंग है ना, उसके अंदर दोनों चीजों को प्ले आउट करने का यहाँ पे कोशिश करते हैं। तो उस वाले पर्सपेक्टिव से लाइक मेरे को यहाँ पे लाइक अगेन मैं रिपीट कर रहा हूँ, मे बी आपको अच्छा नहीं लग रहा होगा, वैल्यूएशन मेरे को थोड़ा एक्सपेंसिव नजर आता है, राइट? तो ऐसा चाहिए टाइमेक्स के पर्सपेक्टिव से मैंने मेरा पॉइंट ऑफ व्यू आपको देने की कोशिश करी है। ये मेरी तरफ से स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं है। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करना और इबिटा मार्जिन को जरूर ट्रैक करते जाना। यदि इबिटा मार्जिन में फॉल आ गया ना, तो हमने जो कैलकुलेशन करी है ना अभी, सारी की सारी कैलकुलेशन फेल हो जाएगी। मैं पहले बोल रहा हूँ आपको, यदि इबिटा मार्जिन फेल हो गया ना, तो आपकी सारी की सारी कैलकुलेशन फिर से फेल हो जाएगी। मैं सही बोले, क्योंकि यार आपके इबिटा मार्जिन गिर गया तो आपके पैट चले गए, तो फिर आपका फिर कई वैल्यूएशन में किस तरह से यहाँ पे फॉरवर्ड पी रेशियो आएगा, बहुत एक्सपेंसिव लगेगा आपको, राइट? तो जो भी इन्वेस्टर्स हैं जो यहाँ पे अपना कैपिटल को अलोकेट करके रखे हैं, उनको अपकमिंग क्वार्टर्स के अंदर इबिटा मार्जिन को ट्रैक करना बहुत जरूरी है। तो उस चीज का ध्यान जरूर रखना, राइट? तो ठीक है, ये मेरी तरफ से कोई स्टॉक रिकमेंडेशन बिल्कुल भी नहीं था। आप लोग अपनी खुद की रिसर्च करो, खुद की एनालिसिस करो, एंड जो आपके इन्वेस्टमेंट एडवाइजर है उनसे डिस्कस करके डिसाइड करना कि आपको इस कंपनी को अपनी वॉच लिस्ट का पार्ट बनाना है या पार्ट नहीं बनाना है। बिकॉज़ मैं बारी-बारी से आप लोगों को कहता रहता हूँ कि आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट, आई एम नॉट अ सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर, सो आई एम नॉट ऑथराइज्ड टू गिव एनी स्टॉक रिकमेंडेशन। मेरा हमेशा इतना टारगेट होता है कि मैं आप लोगों को इतना सिखा दूं, इतना समझा दूं कि आप लोग भी अच्छे से सीख के एज ए इंडिपेंडेंट ग्रोथ इन्वेस्टर बन के अपने पोर्टफोलियो के डिसीजन इंडिपेंडेंटली खुद से लेना स्टार्ट कर दो। तो ठीक है, यदि आपकी कोई क्वेरी क्वेश्चंस डाउट्स हैं, तो डेफिनेटली आप मेरे को कमेंट सेक्शन पूछ सकते हो। आई विल ट्राई मैं आपके सारी क्वेरी क्वेश्चंस को वहां पे आंसर करने की कोशिश करूँ। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।